नमस्कार, मैं मंजीत बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज सिवान के विकास के बारे में। सिवान जिला हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है हमारे बिहार में। आज इसके अहम विषय में बात करने वाला हूँ कि सिवान जिला का जो विकास है कई वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षों से बहुत बेहाल हाल हो चुका है सिवान जिला का। मैं आज बात करने वाला हूँ सिवान जिला के बारे में और हमारे साथ जुड़े हुए संसद प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हैं वर्तमान में, यानी कि हमारे वर्तमान में जो सिवान जिला की एमपी हैं श्रीमती कविता सिंह जी, जो कि वर्तमान में एमपी के पद पे सम्मिलित हैं, और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं और समाज के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और इनके बारे में बता दूं ये कि 2 बार गोरेकोटी प्रखंड से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और ये कई बार अपने क्षेत्र में विकास के लिए अहम आवाज़ उठा चुके हैं। इनके कार्यपालिका के बारे में बात करूं, ये तमाम तरह के अपने जीवन को निछावर करते हैं अपने जनता के बीच, अपने लोगों के बीच। और अहम हिस्सा ये है कि आज हम इनसे मुलाकात इसलिए करने आए हूँ कि दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो सिवान के विकास के बारे में, और दूसरा कि एक मुद्दा उठा हुआ है हमारे बिहार सरकार, जो कि विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर भारत सरकार से या केंद्र सरकार से मांग कर रही है जाति जनगणना के लिए। तो इन सब के लिए भी हम आवाज़ उठ रहा है, उस पर मुद्दे पे हम बात करेंगे। और पंचायती राज का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए भी कुछ बात करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। और जी आपको भी स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं एक चीज़ सवाल करना चाहूँगा कि मैं आपके पूरे जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके हमेशा मैं बता दूँ इनके बारे में हमेशा लाइनर में देखता हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम तरह के सोशल मीडिया जो भी है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोगों को मतलब सामने से दिखाते हैं, लोगों के लिए सक्रिय रहते हैं, हर वक्त उनके लिए कुछ काम करते रहते हैं। तो मैंने देखा था कि मैं कुछ दिनों पहले आपका मैंने प्रोफाइल चेक किया, देखा था मनोज कुमार सिंह, और मुझे लगा कि आपका जो मतलब पर्सनैलिटी था मुझे वो अच्छा लगा। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगा कि मैं ऐसे इंसान से मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो मैं कई बार आपके ऑफिस पे आ रहा था, आपकी मुलाकात नहीं हो रही थी, और बहुत अच्छी लग था कि मुझे आपसे मुलाकात हो गई, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको। सर, आपका जो जीवन है राजनीति में आप आए, कितने वर्षों से आप यहाँ पे आए, इस जीवन में आप आए? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में मैं यूं ही नहीं आ गया। अच्छा। इसकी भी एक लंबी कहानी है, वो बात विस्तार में कभी बाद में करेंगे। जी जी। जिस समय मैं राजनीति में कदम रखा, उस समय का माहौल जो प्रदेश का था बहुत ही भयावह था। खासतौर से सिवान जिले का तो था ही, पूरे प्रदेश का लगभग डमाडोल स्थिति थी। मतलब अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था एकदम तहस नहस, नौजवान सड़क पर भटक रहे थे, क्राइम चरम सीमा पर थी। हम लोग उस दरमियान पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, छात्र की राजनीति से भी जुड़े हुए थे पटना में। एक राजनीतिक घटना घटी और पढ़ाई लिखाई के बाद हमने अपना जीवन यापन शुरू किया। अरे, जीवन को जीने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, घर परिवार बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम लोग अपने रोजगार से जुड़े। उसके बाद एक घटना घटी, राजनीतिक घटना उसको कहेंगे, कि मैं 2009 में 8 से सुगबुगाहट मेरी हो गई थी राजनीति में, और 9 में मैं बहुत ही सक्रिय राजनीति में आ गया। और 2010 में गोरियाकोटी विधानसभा से, वहाँ मेरे चाहने वाले बहुत लोग हैं, मेरा कार्यक्षेत्र आज भी है, पहले से भी है, रहा है। तो वहाँ से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की, चुनावी राजनीतिक जीवन शुरुआत की। विधानसभा चुनाव 2000, वहाँ से पहली बार 2010 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय उसमें हम वहाँ से अपना भाग आजमाए थे। जनता का अच्छा प्यार मिला, दुर्भाग्य रहा नहीं जीत पाए। तो जनता जनार्दन मालिक है, जिसको ज़्यादा ये मिलेगा, वोट मिलेगा, वही जीतता है, स्वाभाविक है। सारे लोग तो जीतते नहीं हैं, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार हमको आशीर्वाद मिला। मैं उसके लिए गोरियाकोटी की जनता को तहे दिल से उस समय भी धन्यवाद दिया था, आज भी देता हूँ, ता जीवन ता उम्र देता रहूँगा। उसके बाद से मेरी राजनीति जीवन शुरू हो गया, और समाज कल्याण के क्षेत्र में मैंने काम शुरू से करते रहा, जागरूक रहा,
सामाजिक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम निरंतर करता रहा। जो समस्याएं जनता की होती थी, अगर मेरे निगाह में, मेरे कानों तक आ गई, मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। और किसी भी स्तर पर जा कर के, किसी भी स्तर पर कहने का मतलब है कि मतलब कानूनी दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर आप काम करते हाँ, संवैधानिक दायरे के तहत हमने काम किया, सरकार तक हैं। जनता की मांग को, आवाज़ को पहुंचाया और उससे काफ़ी जनता को जितना हो सका लाभ मिला जी। और एक तब सवाल से करूंगा। चल रहा है यूँ ही। एक सवाल करूंगा मैं, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपसे मैं सवाल करने वाला हूँ विचारधारा आपका और विकास की बात करूंगा मैं। सिवान जिला में विकास का जो पहल है, जो विकास का काम कार्यपालिका ठप पड़ा हुआ है, वो चाहे आपकी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, चाहे आपका दायित्व हो चाहे किसका दायित्व हो, मुझे इसका मलाल नहीं है। मुझे ये सिर्फ है जानना है कि आप वर्तमान में संसद प्रतिनिधि हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका जो विकास का कार्य है और आपके मतलब जो संसद है, हमारे भी संसद है, उनसे में आप सवाल करिए कि हमारे सिवान जिला में विकास का कार्य क्यों ठप पड़ा हुआ है। बरसात के दिनों में आए दिन आप देखे जा रहे हैं कि बरसात के दिनों में नगर पालिका जो भी गांव है, मतलब नगर पालिका में जो भी टाउन है, मोहल्ला है, वो सारे मोहल्ले में पानी लग जाता है। मैं आपकी बातों को समझ गया। पहले तो आप ये जान लें कि जहाँ तक विकास की बात है, मैं इस पर विस्तृत रूप से, अच्छा सवाल किया, मैं बताऊंगा। जी। आप आज से 2.5-3 साल पहले की स्थिति सिवान की देखे होंगे। मुख्य सड़क जो थी उसके क्या हालात थे। जी। बाईपास सड़क जो बगल से चीनी मिल के पास से, जो हरदिया मोड़ के पास से जो जी। जाता है, उसके क्या हालात थे। ग्रामीण सड़कों की का आपका वैसे नीतीश कुमार की सरकार तो बहुत अच्छा काम की है और केंद्र सरकार भी अच्छा काम की है, लेकिन सड़क है, टूटते रहता है, बनते रहता है। मैं बता दूं पहले आपको। उसके बाद सबसे पहले जब से सिवान की प्रथम महिला माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी जब से हुई, ऐतिहासिक पल है। हाँ, ये सिवान के लिए बहुत गौरव और ऐतिहासिक पल इसको कहेंगे, गौरव का काल कहेंगे इसको। सबसे पहले सिवान मुख्य सड़क का मरम्मत हुआ, नवनिर्माण किया गया, बाईपास सड़क का नवनिर्माण किया गया। जहाँ जहाँ लोग सिवान संसदीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ ग्रामीण सड़कें भी टूटी थी या दुर्भाग्य से अधूरी रह गई थी, उनको भी बनवाने का निरंतर प्रयास चालू है और बना भी। आप यहाँ देख लीजिए, दहान नदी पर एक पुल जो अंग्रेज के ज़माने का था, काफ़ी जर्जर स्थिति में था, वहाँ भी बनाया गया। विकास की आप बात कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज लाया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाया गया। उसके बाद आपको और बता दें कि यहाँ सिसवन ढाला एक है, काफ़ी आए दिन जाम की समस्या हम लोग जूझते रहते हैं, आम जनता जूझती रहती है, वहाँ भी अब फ्लाईओवर पास हो गया है। माननीय हाँ, माननीय सांसद ने अपने प्रथम संसदीय भाषण में, जब संसद में उनको बोलने का मौका मिला, तो उस समय सिवान की ये सड़क, जो शहर का सड़क है, मुख्य सड़क, इसका और बाईपास और भी जो अधूरे काम थे, उसकी आवाज़ उन्होंने संसद में उठाई। और हाँ, तो ये सबसे पहले आप अच्छी सड़क पर चल रहे हैं। तो कब से बनना शुरू होगा? ये अभी इसका टेंडर होने वाला है जल्दी, अभी बरसात का माहौल है। दूसरी बात आप कहें कि विकास ठप पड़ा हुआ, विकास ठप नहीं पड़ा हुआ है। वैश्विक महामारी जो कोरोना है, कोरोना काल चल रहा है पूरे विश्व में, ये कोई प्लानिंग करके तो आया नहीं था। वैश्विक महामारी वैसे भी प्लानिंग करके होता नहीं है, ऐसे ही ये महामारी इसका नाम ही दिया गया है, आ गया। इसमें एक सबसे बड़ा फंडा ये रहा कि सारा मतलब क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के भी सब चीज़ ठप पड़ गया। लोग अपने जान को बचाने में लग गए। सरकार भी काफ़ी निरंतर प्रयासरत रही, अपने स्तर से लोगों को जितना संसाधन हो सका सरकार जुटाने का प्रयास की। हमारे माननीय सांसद भी अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करने का प्रयास की, करते रही, आज भी कर रही हैं। अजय बाबू जो उनके पति हैं और आपको जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी निरंतर जनसंपर्क करके क्षेत्र के विकास के, जनता की समस्याओं को सुन करके सरकार तक पहुंचा करके उसका निदान करने का प्रयास करता रहा। और सिवान जिले के संसदीय क्षेत्र के जनता को तो
मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सब संसदीय क्षेत्र में एक सांसद होते हैं। सांसद यहाँ भी एक ही है, लेकिन यहाँ सांसद का काम करने वाले 2 लोग हैं। पहले सुन लीजिए, सांसद महोदया तो हैं ही हैं, उनके पतिदेव जी जो हमारे भाई भी हैं, और वो भी मतलब काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। तो ये सिवान की जनता का सौभाग्य है। दूसरी बात है कि जो फंड जो था, सांसद निधि का जो फंड होता है, यह चला गया पीएम केयर फंड में। 2 साल का जितना भी सांसद निधि है पूरे देश के सांसदों का, वो चला गया। तो ये पीएम केयर फंड में जो कोरोना से जो ग्रस्त, उसी फंड से ना जो आपके ज़िले में संसदीय क्षेत्र में जो सारी व्यवस्थाएं हो रही थी कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए, तो सब पैसों का उसमें उपयोग की सरकार। उसके बाद उनका वेतन भी सांसदों का गया कुछ महीनों का। आपके कहने के अनुसार ये है तो विकास अधूरा कहाँ है? ये मैं कहना चाहूँगा, आपकी बातों को दोहराना चाहूँगा कि आपका कहना है कि जो संसद में फंड आते हैं वो फंड चला गया पीएम फंड में, पीएम केयर फंड में। कोरोना का जो एक बना हुआ है, एक नियमावली केंद्र सरकार बनाई और कोरोना के लिए एक फंड व्यवस्था करने का व्यवस्था की गवर्नमेंट ने, उसमें चला गया। हाँ। तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि मतलब वो संसद में जो भी मतलब फंड नहीं, सांसद फंड उसमें चला गया, तो वो दूसरे रूप से जनता के बीच में उसका उपयोग किया गया उस फंड का। इंफ्रास्ट्रक्चर में कम, सड़क और भवन निर्माण में कम किया गया। जनता के जान की सुरक्षा के लिए उस माल के पहले जान जरूरी है। जान रहेगा तब न सड़क पर चलेंगे या मकान में रहेंगे या और काम करेंगे। तो जान बचाने के लिए उस पैसे का उपयोग किया गया और मतलब बहुत बढ़िया से उसका उपयोग हुआ। अब रही बात काम की, तो सरकार की एक प्रक्रिया है जो विभागीय काम होता है, जिसका अनुशंसा माननीय सांसद महोदया भी करती हैं और देश के अनगिनत सांसद लोग करते हैं, विधायक लोग करते हैं। वो लोग अपना अनुशंसा तो जो करना है वो विभागीय स्तर से होती ही रहती है और विकास की एक अपनी प्रक्रिया है जो वो चलते रहता है। अब अभी बरसात भी है तो हो सकता है कि कहीं काम धीमा हो। आप एक और बात कहें नगर परिषद का। नगर परिषद में भी बहुत सारे नालों का निर्माण सांसद फंड से, सांसद के प्रयास से किया गया है, लेकिन ये मुख्य रूप से काम नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो नगर पालिका का है। इस पर नगर पालिका को भी मैं आग्रह करूंगा, नगर पालिका के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं या जो पार्षद हैं, ये लोग अपने स्तर से इस पर ध्यान दें। सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सांसद तो करते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि आप संसद प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, आपका कार्य क्या होता है? आप कैसे संसद से बात करते हैं? विचार आप अभी मेरे पास आए होंगे या इसके पहले भी आए हैं, आप देखे होंगे कि कितना मेरे ऑफिस में जनता का हुजूम रहता है। तो में देखा करता हूं, तो मैं जानना तो स्वाभाविक है कि जनता जो जनार्दन है, जिसको जनता को जनार्दन का रूप कहा गया है, यानी भगवान का रूप कहा गया है, जिसकी बदौलत नेता होते हैं, एमपी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, सरकारें बनती है। तो जनता ही जनार्दन है। तो मेरा काम क्या है? आप तो देखते हैं कि यहाँ मतलब सैकड़ों लोग आए दिन आते हैं और सबकी समस्या हम सुनते हैं और अपने स्तर से जितना हो सकता है उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग करने का प्रयास हम करते हैं। जो कुछ उससे ऊपर लेवल का हो गया, जो नहीं हो पा रहा है, उसको सांसद महोदया के पास, अजय बाबू के पास हम लोग रखते हैं, मजबूती से रखते हैं और जनता के समस्याओं का निदान त्वरित कार्रवाई करवाते हुए करते हैं। एक सवाल करूँगा सर, जैसे सिवान जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप भी वहीं से। अभी एक बात और आपको बता दें, मेडिकल के क्षेत्र में हमारी सांसद महोदया का कितना ज़्यादा संसदीय क्षेत्र के लोगों का एम्स में इलाज करवाया गया, जिसका फंड प्रधानमंत्री मतलब भारत सरकार से भी, मुख्यमंत्री के स्तर से भी, दोनों जगह से फंड मुहैया कराया गया। कितना का हार्ट ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोगों का एम्स में होता है, बड़े बड़े अस्पतालों में, जो सरकार से सांसद महोदया के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। यानी कि विकास कार्य में आप लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल निरंतर, सिर्फ विकास विकास और विकास। चलिए हम बात करने वाले एक सवाल कर रहे हैं सर, कि जैसे कि आपका जो सरकार, आपका जो अब जिस सरकार से जुड़े हुए हैं,
बिहार सरकार मतलब दो पार्टी से लेकर चल रही है, जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी से लेकर चल रही है, तो गठबंधन का ये मामला है। बट बात करने वाला हूँ आज का जो मुद्दा है, हमारे पास एक मुद्दा आया हुआ है कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के लोग एक सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार से, या मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए बिहार राज्य में या पूरे इंडिया में। देखिए क्या विचार है आपका? देखिए इसमें तो बड़े बड़े लीडर लगे हुए हैं, मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन मैं किसी पार्टी और किसी दलगत राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बोलना चाहता हूं। गठबंधन की सरकार है देश में और प्रदेश में, यहाँ चार पार्टी का लगभग जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, माननीय मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है, सबके सहयोग से सरकार चल रही है। इसमें जो है, इसमें अधिकतर गठबंधन के अधिकतर दल का ऐसा मांग है जो आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया को। हम लोग देखिए, हम एक युवा हैं, एक उद्यमी भी हैं, हम समाज सेवी के साथ साथ व्यवसायी के रूप में भी काम करते हैं, और आज के युग में जीने वाले लोग हैं। प्रेजेंट तभी भविष्य मजबूत होगा। देश दुनिया जो है 21वीं सदी में जी रही है और 22वीं सदी के मुहातने पर आके खड़ी है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मेरी व्यक्तिगत राय है, बड़ा दुर्भाग्य बात है, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे नौजवान या कुछ राजनीतिक दल के नेता जात पात में अभी भी विश्वास कर रहे हैं। जात पात एक खास दायरे के लिए है, मेरा मानना है, जो सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है, जो ढांचा है, उसमें खास दायरे के लिए जात पात है। राजनीति में जातियों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके कई जातीय जनगणना के बेहतर पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ खराब पहलू भी हैं। इन दोनों को मेरा आग्रह है, इन नेताओं से जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करें। मेरा यह राय है, गंभीरता से विचार करें। इससे बहुत तरह की उन्माद भी फैल सकता है। कुछ राजनीतिक दल के कुछ जो अवसरवादी बात में बांट करके राजनीति करते हैं और सरकार में किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं, दुर्भाग्य से, जो देश और राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होता रहा है, अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी है जो हमारे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करना, सुदृढ़ करना, एकल शिक्षा पद्धति लागू करना, योग्य शिक्षकों को शिक्षा विभाग में नियुक्त करके स्कूलों में भेजना, शिक्षा विभाग में नियुक्ति के माध्यम से उनको वेल ट्रेंड कराना, एक मतलब डेवलप स्कूल हो, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है जो विश्व स्तरीय मैं बता रहा हूँ। और एकल शिक्षा पद्धति जो मैंने कहा, एकल शिक्षा पद्धति के नीचे जब ये लागू होगा तो एक छत के नीचे एक मंत्री का बेटा, एक संतरी का बेटा, एक दलित भाई का बेटा, एक सवर्ण का बेटा, एक हिंदू का बेटा, एक मुसलमान का बेटा, ये सब लोग एक छत के नीचे पढ़ेंगे तो एक जनरेशन जो 10-15 साल में तैयार होगी, उसमें जातीय भेदभाव की भावना जो होगी सो कम होगी। वो राष्ट्र हित की बात करेंगे, भाईचारा की बात करेंगे, तो एक यंग जनरेशन जो होगा उससे जात पात का भेदभाव मिटेगा और विकास की बातें होगी लोग। और बेहतर शिक्षा जब देंगे तो बच्चे टैलेंटेड होंगे, जिस क्षेत्र में वो जाएंगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे हमारे राष्ट्र का, प्रदेश का, देश का विकास होगा। इस पर सरकार को काम करना चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में काम करना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहिए, बेहतर प्रदर्शन करके मतलब जनता को लाभान्वित करना चाहिए ताकि जनता में आपसी भाईचारा बनी रहे। रही बात की जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनकी समस्याओं पर, उनके दुख दर्द पर सरकार को की पैनी नज़र होनी चाहिए, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष के नेता हों, सबकी पैनी नज़र होनी चाहिए। उनकी मांग को जरूर उठानी चाहिए और वहाँ सरकार की निगाह जानी चाहिए और दबे कुचले लोगों को मौका निश्चित ही मिलना चाहिए और उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। इन सब पहलुओं पर एक
अच्छा मतलब स्ट्रेटजी बना करके बनना चाहिए। गवर्नमेंट को, आपके और क्या उसमें सहयोग विपक्ष को भी करना चाहिए। आपके हिसाब से आपका विचारधारा है कि जाति गणना ना हो और इस पे कुछ अलग मुहिम उठे ताकि हमारा समाज देखिए, हो ना हो ये तो केंद्र और राज्य सरकार की बात है। अभी माननीय प्रधानमंत्री के पास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी गए थे, और भी गठबंधन के नेता गए थे, एनडीए गठबंधन के भी नेता गए थे, और इस क्या बोलते हैं यूपीए गठबंधन के भी नेता गए थे। एक कमेटी गई हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी जी देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। अपनी बातों को ये लोग रखें, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से सुने हैं, ऐसा मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे सुने भी हैं और देखे भी हैं टेलीविज़न में। तो इस पर निर्णय तो केंद्र सरकार को करना है, लेकिन मेरा राय है कि जो बात हम अभी बोल गए जिन जिन मुद्दों पर, उस पर विचार होना चाहिए।